दोस्तों आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि SIP इज वन ऑफ द सेफेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल इन्वेस्टिंग। बट इज दैट ऑलवेज ट्रू? क्या आप जानते हैं कि इवन SIP कम्स विद सर्टेन रिस्क्स, ऐसे रिस्क जिसके बारे में मोस्टली लोग बात नहीं करते हैं। इवन दो लोग कहते हैं कि SIP इज एसोसिएटेड विद मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन ये रिस्क क्या होते हैं, इनके बारे में मोस्टली लोग बात नहीं करते हैं। तो किस तरह के वो रिस्क होते हैं और क्या है वो हिडन साइड ऑफ SIP इन्वेस्टिंग, बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। लाइक बटन आप प्रेस करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन है जिसकी वजह से हम आप लोग के लिए वीडियोज़ ला रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है, तो कीप ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। यहाँ पे हम बिगिन करते हैं हमारे निफ्टी 50 के ओवरऑल चार्ट से। अब एज पर सेबी रूल्स हम यहाँ पे लेटेस्ट डाटा नहीं दिखा रहे हैं, 3 महीने से पहले का डाटा हम दिखा सकते हैं। और ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको SIP का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या होता है उसके बारे में समझाया जा सके। अब यहाँ पे सितंबर 2024 के आसपास मार्केट पीक पे था और अगर किसी ने यहाँ पे SIP की शुरुआत की होती तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी लंबे समय तक डाउन साइड में था। तो अब इसको हम ध्यान में रखते हुए इस वाले डाटा पे आते हैं। अब ये डाटा क्या है? ये डाटा है 2008 से 2013 तक का डाटा, यानी कि 2008 से 2013 तक अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इक्विटी में किया गया होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जहाँ पे डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जहाँ पे केवल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और कई तरह के अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स के डिस्कशन में फिलहाल नहीं जा रहे हैं, अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो ऑफ टॉपिक हो जाएगा। हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि SIP में किस तरह के रिस्क होते हैं और इनको कैसे हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम एज्यूम करें कि 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किसी ने यहाँ पे शुरू किया होता 2008 में, तो ओवरऑल अगले 5 साल में करीब करीब 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। लेकिन मार्केट की वोलाटिलिटी को देखते हुए 5 साल के ड्यूरेशन में यहाँ पे टोटल जो रिटर्न्स मिल रहा होता है करीब करीब 68,000 रुपये के आसपास हो रहा होता है। CAGR ग्रोथ रेट यहाँ पे ओनली 2.5 से 3% के आसपास होती। अब जनरली हमने देखा है कि लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड्स में 12 से 15% का रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होता है। अब ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ये किस बेसिस पे होती है? ये डिपेंड करता है कि किस समय में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो अगर मार्केट हाई के आसपास इन्वेस्टमेंट किया जाए और मार्केट अगले 2-3 साल तक उसी रेंज के आसपास रहे तो वहाँ पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक तरह से रिस्की हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब 2014 से 2019 तक आप देखते हैं, 2014 से 2019 तक अगेन सिमिलर एग्जांपल, 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो जो भी रिटर्न्स था CAGR अगर हम देखें तो करीब 11 से 13% का यहाँ पे CAGR ग्रोथ रेट मिला अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया। ये पुराने डाटा हैं, पास्ट परफॉर्मेंसेस का मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी ऐसे परफॉर्मेंस होते रहे। तो ये एग्जाम्पल के पर्पज से एजुकेशनल वीडियो है, तो यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करिए, किसी भी तरह के यहाँ पे निवेश की सलाह नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें इस एग्जाम्पल से क्लियरली डिफरेंशिएट करने में मदद मिल रही है कि SIP की शुरुआत जो होती है हमारी वो किस समय पे हो रही है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, चलिए क्विक अनाउंसमेंट है यहाँ पे। सिंस हम यहाँ पे SIP की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो मोस्टली हमारा एजुकेशन बेस्ड ऐप जो है वहाँ पे भी हम इसी तरह की बातें करते हैं। वहाँ पे हमारा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स रहता है, तो आप चाहें तो उसे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेबी के सर्टेन रूल्स आए थे, 8-9 महीने से यहाँ पे चल रहा है। सेबी के कई सारे रूल्स आए जिनकी वजह से हमें हमारे चैनल पर 2000 से भी ज़्यादा वीडियोस डिलीट करनी पड़ी है। अब इसके बारे में बात क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आप में से बहुत लोगों को ये लगता है कि हम जो यहाँ पे जिस तरह की वीडियोज़ बनाते थे उस तरह की वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहे। उसके पीछे का एक रीज़न है सेबी के सर्टेन रूल्स। देखिए, जो भी रूल्स होते हैं
उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, हम वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत हम आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस ला रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो भी कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई सेबी का रूल क्या आप पे ही लागू होता है, देखिए रूल्स बनते हैं सभी के लिए, फॉलो किसको करना है ये पर्सनल लेवल पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग एल्स। और रही बात यहाँ पे कुछ कंपनी जैसे कि प्रिंस पाइप्स और इन तरह की कंपनीज पे जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो हम पहले कंपनीज की एनालिसिस किया करते थे, वहां पे हम फंडामेंटल एनालिसिस करते थे। हम उस समय भी किसी तरह के स्टॉक टिप्स नहीं देते थे, आज भी नहीं देते हैं। आई गेस जो भी सेबी ने रूल्स बनाए हैं, आई थिंक आप ही लोगों के लिए बनाए ताकि आप लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए एसआईपी पे वापस आते हैं। एसआईपी में आपने सुना होगा कि एसआईपी का मतलब होता है कि वो मार्केट में टाइमिंग के रिस्क को एलिमिनेट करता है, बट वो पूरी तरह एलिमिनेट नहीं करता है। इस एग्जांपल से हमें समझ में आ चुका है, यानी कि मार्केट टाइमिंग फिर भी मैटर करता है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जब भी हम कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, उसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म का वर्ड हमें चिपका दिया जाता है, इस लॉन्ग टर्म पे ओवर डिपेंडेंस हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि हमने देखा, अगर मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है 5 साल 6 साल के ड्यूरेशन में, इवन 2015 से 2020 का ड्यूरेशन अगर हम देखें, तो मार्केट अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है वहां पे, तो हम भले ही कितनी एसआईपीज कर डालें, हमारा एसआईपी रिटर्न्स देगा ही देगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, सो हमें बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथ फंड जो स्कीम होता है, उस फंड का सिलेक्शन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह का म्यूचुअल फंड स्कीम हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम एसआईपी करने का प्लान कर रहे हैं। अब हमने एक ऐसा फंड सेलेक्ट कर लिया जिसका कि ओवरऑल इंडस्ट्री जो है डाउन टर्न में चल रहा है, तो ऐसे में हम लॉन्ग टर्म के लिए भी उसमें रह जाए तो हो सकता है कि वो अंडर परफॉर्म ही करे। तो इन इम्पॉर्टेंट बातों का हमें ध्यान रखना है, इन इम्पॉर्टेंट रिस्क्स को हमें मद्देनजर रखते हुए एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी है। इसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है, हम ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख के इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। मोस्टली हमने देखा होगा जो भी एजुकेटर्स होते हैं वो 12, 15, 17% इवन दिखाने लगते हैं अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पर एनम में। तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर, तो हमें भी ये लगता है कि 17, 18, 20% तो मिलना ही मिलना है, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। तो यहाँ पे सिंपल आपको एक दिखाता हूँ, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये का 15% का यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 5 साल में आप देखिए, महज 60,000 का इन्वेस्टमेंट 27,000 के आसपास यहाँ पर रिटर्न्स। ये एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम इसी 15% को 20% कर दें, 20% कर दें तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि ये तो 98,000 हो गए। इसी को अगर हम 25% कर दें तो देखने में यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा कि भाई 1,11,000 हो गए। इसी को अगर हम 10,000 रुपये कर दें तो यहाँ पे महज 5 साल के अंदर 11,13,000 रुपये हो गए। तो एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है और मार्केट रियलिटी क्या है, इन दोनों को हमें समझना होगा और बेस्ड ऑन दैट हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी होगी। इसके साथ ही साथ स्टेप अप एसआईपी हमारे लिए एक लर्निंग फैक्टर हो सकता है कि क्या हम स्टेप अप एसआईपी को भी कंसीडर कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल इन्वेस्टिंग। बिकॉज जब भी हम एसआईपी करते हैं तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। मान लीजिए 5,000 रुपये का अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और डाउन द लाइन 5 साल 10 साल के बाद वो 5,000 रुपये ही अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे इन्फ्लेशन कंसिडरेशन में नहीं आ रहा है। जो भी हमारी इंक्रीमेंट हो रही है सैलरी में या जहां भी हम फंड्स की ग्रोथ हो रही है हमारी, उनको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो ऐसे में स्टेप अप एसआईपी क्या करता है, स्टेप अप एसआईपी मान लीजिए 1,000 रुपये का यहाँ पे एसआईपी है, एनुअल स्टेप अप 10% का, यानी कि नेक्स्ट ईयर 1,000 पे 10% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एक्सपेक्टेंसी अगर हम वही रख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कितना ड्रास्टिकली चेंज होता है ओवरऑल रिटर्न्स में। तो यहाँ पे 5 साल का ड्यूरेशन ही है, 73,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट और 30,000 का यहाँ पे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो पास्ट रिटर्न्स जो भी होते हैं वो फ्यूचर में जरूरी नहीं कि उसी तरह के रिटर्न्स मिले। तो बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल्स हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या स्टेप अप एसआईपी हमारे लिए ऑप्शन हो सकता है या नहीं। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि सेम एसआईपी अमाउंट सेम टाइम पीरियड में क्या एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी होती है।
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो यहाँ पे हमने दो इन्वेस्टर्स हमारे हैं, इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी। दो इन्वेस्टर्स को कंपेयर किया है, 2018 से 2023 तक दोनों इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है। और इन्वेस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट किया निफ्टी 50 में, जो कि एक इंडेक्स है निफ्टी 50। इन्होंने SIP की 1000 रुपए की, और जो हमारे इन्वेस्टर बी हैं इन्होंने मिड कैप फंड में SIP की 1000 रुपए की स्टार्ट की। दोनों ने स्टार्ट किया 2018 में, दोनों ने एंड किया उसको 2023 में। अब देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 का था, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन इनका दोनों का 5 साल का था, टोटल इन्वेस्टमेंट इन दोनों का 60,000 रुपए का था, राइट। अब फंड टाइप यहाँ पे दोनों का डिफरेंट था, एक का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड था, दूसरे का मिड कैप म्यूचुअल फंड था। अब यहाँ पे मार्केट परफॉर्मेंस इन जनरल आप देखिए तो निफ्टी 50 में हमने देखा कि मॉडरेट ग्रोथ हमें देखने को मिली, वहीं पे मिड कैप जो फंड था ये बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल रहा और इसमें अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। अब फाइनल वैल्यू आप देखिए, अप्रॉक्स फाइनल वैल्यू तो 75,000 के आसपास निफ्टी 50 की SIP में देखने को मिला, वहीं पे 66,000 के आसपास मिड कैप फंड की SIP में देखने को मिला। CAGR ग्रोथ रेट देखें तो अराउंड 11% के आसपास निफ्टी 50 की SIP में, और केवल 6.5% के आसपास, इन्फ्लेशन के जस्ट आसपास, यानी कि अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली इन्वेस्टर बी की इन्वेस्टमेंट में। रिस्क लेवल की बात करें तो लो टू मॉडरेट रिस्क निफ्टी 50 में, और वहीं पे हाई रिस्क कैटेगरी था मिड कैप का फंड। रिस्क लेवल के साथ ही साथ अगर हम फंड कंसिस्टेंसी की बात करें तो स्टेबल फंड कंसिस्टेंसी निफ्टी 50 की, वहीं पे ये फ्लक्चुएटिंग था मिड कैप फंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझने को क्या मिल रहा है? समझने को यही मिल रहा है कि सिमिलर अमाउंट ऑफ SIP इन टू डिफरेंट स्कीम्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन ओवरऑल रिटर्न्स, ठीक है। सो फंड चॉइसिंग एंड टाइमिंग दोनों मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल SIP इन्वेस्टमेंट। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला है तो लाइक बटन प्रेस करके जरूर मोटिवेट करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।